ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों टर्म्स क्या हैं, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले सेल किस तरीके से बिहेव करता है उसको समझना जरूरी है। सेल एक तरह का एनर्जी सोर्स है। अगर अगर सेल एक तरह का एनर्जी सोर्स है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है। जब इसके अक्रॉस हम कुछ भी लोड लगाते हैं तो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इससे होता क्या है, जो लोड कनेक्टेड है जैसे बल्ब कनेक्टेड है वो ग्लो करने लग जाता है। चलिए अब ये समझते हैं कि इसके अक्रॉस, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल किस तरीके से डेवलप होता है। उसको समझने के लिए हमें सेल का थोड़ा इंटरनल वर्किंग समझनी होगी। हम ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ बेसिक समझेंगे कि किस तरीके से सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। चलिए आपके सामने ये सेल है। एक बेसिक सेल कुछ इस तरीके से बना होता है। एक कंटेनर मान लीजिए, ये कंटेनर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। और इस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड डूबी होती हैं, इमर्ज की जाती हैं, लेड ऑक्साइड और लेड। ये दो इलेक्ट्रोड्स को डुबो के रखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है इन दोनों के बीच में। तो ये एक तरह की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है सेल की। अब किस तरीके से ये बिहेव करता है, किस तरीके से इसमें पोटेंशियल डेवलप होता है उसको समझते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, और अगर जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो कुछ इस तरीके से इसके आयंस फ्लो करेंगे, फ्लोट करते हैं आयंस। जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड अगर आयंस के फॉर्म में लिखें तो दो हाइड्रोजन आयंस होते हैं और एक सल्फेट आयन होता है। अब ये जो दो हाइड्रोजन आयंस हैं ये लेड ऑक्साइड की तरफ खींचे चले जाते हैं कुछ इस तरीके से, और अपना पॉजिटिव चार्ज ये लेड ऑक्साइड को दे देते हैं इस तरीके से। और दूसरी तरफ सल्फेट आयंस लेड की तरफ खींचे चले जाते हैं और अपना नेगेटिव चार्ज लेड को दे देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। हाइड्रोजन आयंस लेड ऑक्साइड की तरफ चले जाते हैं और अपना पॉजिटिव इसको देते रहते हैं, और दूसरी तरफ सल्फेट आयंस लेड की तरफ जाते हैं और अपना नेगेटिव चार्ज इसको देते रहते हैं। तो इस तरीके से ये चार्ज बिल्डअप होता रहता है कुछ इस तरीके से। अब एक स्टेज ऐसी आती है जब हाइड्रोजन आयंस लेड ऑक्साइड की तरफ जाना चाहते हैं, भागते हुए जाते हैं, लेकिन लेड ऑक्साइड में इतना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका होता है कि वो वहां चिपक ही नहीं पाते और रिबाउंड हो जाते हैं, वापस रिपेल हो जाते हैं। और सिमिलर फिनोमिना सल्फेट आयन के साथ होता है। ये जाना चाहते हैं, सल्फेट आयंस जाना चाहते हैं, सॉरी सल्फेट आयंस जाना चाहते हैं लेड के पास, लेकिन लेड में इतना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है कि वो इन सल्फेट आयंस को रिपेल कर देते हैं। इन्हें और नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। तो अब ये स्टेज जहां पे नो मोर चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, ना लेड ऑक्साइड में पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है और ना ही लेड में नेगेटिव इकट्ठा हो रहा है। अब इसके बाद चार्ज इकट्ठा होना बंद हो गया। अब आप देखेंगे लेड ऑक्साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था और लेड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता जा रहा था। और एक स्टेज ऐसी आई जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम पहुंच गया। उसके बाद उससे ज्यादा चार्ज इसमें एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, ना लेड ऑक्साइड में ना ही लेड में। तो व्हेन नो मोर चार्ज इज एक्यूमुलेटिंग ऑन ईदर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ना ही लेड ऑक्साइड और ना ही लेड, तो उस केस में जो चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। अब ये जितना चार्ज इकट्ठा होना था उतना हो गया। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ईएमएफ। ईएमएफ को क्या बोला जाता है? ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आप सोच रहे होगे ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक्चुअली में ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स, बट एक्चुअल में ये एनर्जी है, वोल्टेज। ईएमएफ इज काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। तो ये ठीक है, इस तरीके से बोलते आ रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में ये एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है। चलिए इतना समझ आ गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब क्या होती है। अब जैसे बाजार में जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे सेल दे दीजिए 1.5 वोल्ट का,
तो ये 1.5 वोल्ट क्या होती है? 1.5 वोल्ट ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। आप मार्केट गए, आपने बोला मुझे 6 वोल्ट का सेल दे दो, 12 वोल्ट का सेल दे दो, तो ये 6 वोल्ट या 12 वोल्ट ये इसका ईएमएफ बता रहा है। दिस शोज द ईएमएफ कि कितना मैक्सिमम पोटेंशियल इसके अंदर डेवलप हो चुका है, वो बताता है, ईएमएफ बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस में कुछ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया इन दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है। अब पहले तो इन चार्जेस के पास कोई रास्ता नहीं था बहने के लिए, फ्लो करने के लिए। अब एक तार से इनको जोड़ दिया गया है, जिसका जो लोड कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब इनको एक जरिया मिल गया, एक रास्ता मिल गया फ्लो करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स यहां से बहना शुरू कर देंगे, कुछ इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। और जबकि करंट, जिसको हम उस इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन का उल्टा मानते हैं, तो हम करंट की ही डायरेक्शन लेके चलते हैं। इसको अभी हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को। हम करंट की डायरेक्शन ही लेके चलते हैं। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। फाइन। चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ कंबाइन कर देंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इन चार्जेस को एक रास्ता मिल गया फ्लो करने के लिए। ये कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए जाएंगे रेजिस्टेंस आर के अंदर बहते हुए, और ये लेड इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कंबाइन कर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का फ्लो हो गया। और इस चार्जेस की वजह से ये रेजिस्टेंस, मान लिया ये रेजिस्टेंस किसी बल्ब का है, तो ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब एक चीज ये समझने वाली है कि जितना ईएमएफ मेरे सेल का था, मान लिया जिसको हम ईएमएफ को जनरली हम ई नॉट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सेल का ईएमएफ जब कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था तब ई नॉट था। तो क्या ये जब हमने ये बड़ा आर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तब भी क्या इसको ई नॉट मिलने वाला है, या कुछ ज्यादा, कुछ कम, या कुछ अलग, कुछ दूसरी चीज मिलने वाली है? अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो आर रेजिस्टेंस है, इसमें से यहां से लेट्स से 3 चार्जेस निकलते हुए जा रहे हैं पर यूनिट टाइम, ऐसे बहते हुए जा रहे हैं और यहाँ पहुंच गए ये 3 चार्जेस कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये इनके साथ रिकम्बाइन हो गए। तो यहाँ पे 3 चार्जेस कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो गए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो गए, कम हो गए, खत्म हो गए, रिकम्बाइन हो गए। तो एक तरीके से जो यहाँ पे चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही उतना कम हो गया। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही यहाँ पे चार्ज कम हुआ, तो ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, इनको मौका मिल गया, क्योंकि अब रिपल्शन की जो फोर्स थी उतनी नहीं रही इस इलेक्ट्रोड में, क्योंकि चार्जेस कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज बह गए और रिकम्बाइन कर गए। तो ये हाइड्रोजन आयंस फिर भागते हुए जाएंगे और इधर चिपक जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, रिकम्बाइन हो गए, तो यहाँ से भी सल्फेट आयंस भागते हुए जाएंगे, चिपक जाएंगे। समझने वाली बात ये है कि यहां से तो पर यूनिट टाइम में 3 पॉजिटिव चार्ज चले गए। क्या उतने ही टाइम में 3 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट से, 3 हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रोलाइट से उतने ही टाइम में क्या लेड ऑक्साइड से चिपक जाएंगे सेम टाइम में? ये सेम टाइम पे ये चीज नहीं हो पाती। मान लिया 3 पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी मान लेते हैं 1 सेकंड में 3 पॉजिटिव चार्जेस यहां से बहते हुए यहां आ जाते हैं। क्या 1 सेकंड में 3 हाइड्रोजन आयंस इसके साथ चिपक जाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर देंगे, क्योंकि 3 चले गए तो 3 वापस आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेट्स से अगर 3 चले गए, 3 पॉजिटिव चार्ज चले गए मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उतने ही टाइम में 2 पॉजिटिव चार्ज इसके साथ चिपक पाए लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो एक तरीके से पहले लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव चार्जेस थे यहाँ पे, उसमें से 3 चले गए और उतने ही टाइम में 2 मिले इसको, तो फाइनली कितने रह गए इसके पास? 7 पॉजिटिव चार्ज रह गए। और उसी तरह इधर से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो गए, 3 कम हो गए, लेकिन उतने ही टाइम में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल पाए लेड को, 2 ही जमा हो पाए। तो फाइनली इधर भी कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 रह गए।
तो एक तरीके से पहले 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव थे, लेकिन अब कितने रह गए? 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव। तो एक तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ कम हो गया। ईएमएफ जितना था पहले जब रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था उससे थोड़ा सा कम हो गया। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको हमने वी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि कम होगी हमारी ईएमएफ से, जिसको हम ई जो भी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रोलाइट से उतने ही टाइम में हाइड्रोजन आयंस क्यों नहीं चिपके लेड ऑक्साइड से, या उतने ही टाइम में सल्फेट आयंस जितने इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन हो गए थे उतने क्यों नहीं दे पाए लेड को। इसके पीछे का रीजन भी समझते हैं। अब लेट्स से जब ये हाइड्रोजन आयन भागते हुए जा रहे हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए इधर से सल्फेट आयंस भागते हुए जा रहे हैं लेड से चिपकने के लिए, लेकिन बीच में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। तेजी से भागते हुए तो जा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि इतनी तेजी से नहीं भाग पा रहे, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो जितनी एनर्जी थी इनिशियली उतनी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, कुछ हीट के रूप में लॉस्ट हो जा रही है। तो फाइनली मुझे कितनी मिल रही है एनर्जी? वी नॉट मिल रही है, जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में पैदा या डेवलप हो रही है। तो ये हीट क्या है, किस वजह से ये एनर्जी लॉस हुई? बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से डेवलप हुआ? जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कितनी दूरी पे है वो भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रोड्स ज्यादा दूरी पे होंगी तो हाइड्रोजन आयंस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इधर सल्फेट आयंस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना उनको रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोड्स का एरिया भी छोटा है, अगर छोटा एरिया है तो उनको उससे चिपकने में भी दिक्कत होगी। छोटा एरिया, अगर बड़ा एरिया होता तो फटाफट कहीं पे भी चिपक जाते। तो एरिया पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स का एरिया कैसा है। एरिया ज्यादा होगा तो उन्हें आसानी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा। दूरी कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तब भी उनके लिए बढ़िया अच्छी बात है, जल्दी पहुंच जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। जबकि अगर एरिया कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तब भी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो कि हीट के रूप में डेसिपेट कर देता है, हमारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। सो ईएमएफ इज एनर्जी। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, हीट भी एक तरह से एनर्जी है जो लॉस हो जाती है। और रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर के अक्रॉस हमें क्या वोल्टेज मिलती है? वी नॉट। ये भी एक तरह से एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस आर हमने लगाया उसको एक्चुअली पूरे का पूरा ई नॉट ईएमएफ नहीं मिलने वाला, जबकि बल्कि कुछ कम मिलने वाला। कितना मिलने वाला है? जो ईएमएफ है उसमें से हमने हीट जो रूप में, जो हीट के रूप में एनर्जी चली गई वो माइनस कर दो, उतनी एनर्जी, उतनी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इस आर के अक्रॉस डेवलप होने वाला है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज और, अगर मैं लेट्स से, अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं। हीट इज व्हाट? हीट क्या है? हीट एक तरह से, अगर हम एनर्जी लॉस्ट जूल पर कूलम, जो कि वोल्ट है, और कोई चीज वोल्ट में है तो उसमें हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। और कितना, जैसे लेट्स से कोई करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है करंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं स्मॉल आर ले लूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस आई आर, जो कि जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे सेल का। इस जो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है। अच्छा एक चीज और समझते हैं। मान लिया कि ये मेरा सेल है, कुछ इस तरीके से बना देते हैं उसी सेल को, और अब मैंने पहले रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया था, अब उसके पैरेलल में भी मैं एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ। मान लिया बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ, दो बल्ब मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। तो जब मैंने पहले एक ही बल्ब कनेक्टेड था, लेट्स से पहले एक बल्ब कनेक्टेड था, तो वो
ज्यादा ब्राइटली जल रहा था। जब मैंने एक दूसरा भी कनेक्ट कर दिया बल्ब, तो जो अब ब्राइटनेस थी वो दोनों बल्ब की कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, अगर तीसरा बल्ब और कनेक्ट कर दूंगा पैरेलल में, तो इन तीनों बल्ब की ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। तो एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, इसका बेसिक समझने की कोशिश ये करते हैं। अगर हमने कोई भी तीन रेजिस्टेंसेस अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं आपस में पैरेलल में, और कुछ इस तरीके से मैं कनेक्ट कर देता हूं, और ये सेल हो गया मेरा। सो ये तीन रेजिस्टेंस हैं आपस में मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाएगा। आई मीन टू से जो नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अब नेट रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज को एक अब स्मूथ रास्ता मिल गया, रेजिस्टेंस कम हो गया कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले। तो अब ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे। मान लिया पहले तीन करते थे, अब मान लिया पहले अब पांच करेंगे, पांच करेंगे, और यहां से पांच कम हो जाएंगे। अब इन हाइड्रोजन आयंस को कंपनसेट करने के लिए बहुत तेजी से भागना पड़ेगा। इधर सल्फेट आयंस को पांच इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट करने के लिए तेजी से भागना पड़ेगा। तो जितनी तेजी से ये भागेंगे, उतनी ज्यादा कोलिजन होगी, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी। मान लिया कि पहले ईएमएफ था 10 जूल पर कूलम, और अब हमने रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया। और लेट्स से पहले एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था तो एनर्जी लॉस था 2 जूल पर कूलम। अब हमने तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया और करंट ज्यादा फ्लो करने लगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे आयंस को तेजी से भागना पड़ेगा। जब तेजी से भागेंगे तो एक दूसरे ज्यादा टकराएंगे, हीट लॉस ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं अब 5 जूल पर कूलम हीट लॉस हो गया, हीट लॉस बढ़ जाएगा। तो फाइनली फिर क्या होगा? 10 - 5, 5 जूल पर कूलम। इसके अक्रॉस हमें कम वोल्टेज मिलेगी, इनके अक्रॉस हमें कम वोल्टेज मिलेगी, जिसकी वजह से ये डिम जलेंगे, ज्यादा तेजी से नहीं, ब्राइटली नहीं ग्लो कर पाएंगे, डिम हो जाएंगे। सो जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट का फ्लो तेज हो गया, करंट चार्जेस पर यूनिट टाइम ज्यादा फ्लो करने लग गए, ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे थे। इलेक्ट्रोड्स में उतने तेजी से नहीं एक्यूमुलेट हो पा रहे थे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जब उन्हें जो आयंस थे, हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस, उनको तेजी से भागना पड़ेगा। जब वो तेजी से भागेंगे तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा, और जो इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। थैंक यू।